एवरीवन, आई एम स्वाति। और आज की एडिटोरियल एनालिसिस में जो मैंने सबसे पहला टॉपिक पिक किया है वो एक्वाकल्चर के ऊपर है। इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात की गई है, ब्लू रिवोल्यूशन की बात की गई है। यहाँ पे उद्देश्य हम ये देखेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है कंसर्न है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फिशरमैन, एट द सेम टाइम इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी भी कैसे बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे हम एक फ़िश के बारे में और देखेंगे, कुछ फैक्ट्स वगैरह, तिलापिया जो है उसके बारे में हम देखेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेरा डील कर रहा है विद दी आईटी एक्ट से। उसमें एक्चुअली जो है वीएलसी को जो गवर्नमेंट ने किया है, बैन कर दिया है वीएलसी मीडिया प्लेयर को, तो उसका जो है ब्लॉकिंग की गई है। तो गवर्नमेंट के पास ये जो पावर डिराइव होती है ये होती है आईटी एक्ट 2000 का, जो उसमें सेक्शन 69A के थ्रू गवर्नमेंट ब्लॉक कर सकती होती है कंटेंट को। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो माल न्यूट्रिशन के ऊपर है। इसमें हम ICDS पोषण अभियान की बात करेंगे। देन क्लासिफिकेशन, जो 3 तरीके के माल न्यूट्रिशन क्लासिफाइड किए गए हैं उनको देखेंगे। इसके अलावा फिर हम ये देखेंगे कि किस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उनकी रिपोर्ट्स हम देखेंगे कि उसमें क्या डेटाज प्रेजेंट किए गए हैं। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो आती है उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है। तो 107 में से इंडिया की जो पोजीशन है 94th रैंक है, जो कि काफ़ी पेरिडियल सिचुएशन को प्रेजेंट करती है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि क्या क्या और कौन सी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेके आ रही है। क्या बरोच केस स्टडीज़ में हम देखेंगे कि वहाँ पे किस तरीके से क्या सिस्टम उन्होंने इम्प्लीमेंट किया जिससे कि जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, माल न्यूट्रिशन इरेडिकेट हो रहा है। और वो बाकी हम उस जो बरोच केस स्टडी है उसे किस तरीके से रेस्ट ऑफ द इंडिया में भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक आज के एडिटोरियल का है वो है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर यहाँ पे क्यों न्यूज़ में था वो हम देख लेते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, पहले तो हमें पता होना चाहिए जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है ये किसके अंदर आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। और इसका काम क्या है ये देख लेते हैं। ये प्रमोट करता है डेवलपमेंट और कमर्शलाइजेशन इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, जो हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी हम डेवलप करें उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसके डेवलपमेंट में कैसे प्रमोट किया जा सकता है, कैसे उसे कमर्शलाइज किया जा सकता है। ये काम है किसका, हमारे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड का। और इसके साथ साथ इनको और क्या इनका रोल रहता है, अडाप्टेशन ऑफ इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी, और जो हम बाहर से गेट कर रहे हैं, ले रहे हैं टेक्नोलॉजी, उसको कैसे हम अडाप्ट कर सकते हैं। तो 2 पर्पज़ हमें पता चले इसके। एक तो हमारे यहाँ की जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है उसको कैसे कमर्शलाइज किया जाए, दूसरा अडाप्टेशन ऑफ इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है इसे बनाया गया था सितंबर 1996 में फॉर्म किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है और इसका उद्देश्य जो है वो कमर्शलाइज करना इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, ये इसका उद्देश्य है। तो अभी ये क्या काम कर रहे हैं, फिशरीज सेक्टर को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे उसे प्रमोट किया जा सकता है, कैसे कमर्शलाइज किया जा सकता है, जो उसमें ये लगे हुए हैं। मतलब जो ब्लू रिवोल्यूशन हम लोग लेके आए थे, फिशरी सेक्टर के लिए लेके आए थे, उसके कमर्शलाइजेशन का ये अभी लुक आफ्टर कर रहे हैं। एक्वाकल्चर कैन बी सिंपली, अगर हम कहें एक्वाकल्चर होता क्या है, तो एक्वाकल्चर कैन बी सिंपली पुट एज कंट्रोल्ड प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म स्पेशली मेंट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। कि हम कल्टिवेट करें एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को। कौन से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को, जो कि बनते हैं, जो कि ह्यूमन कंजप्शन के यूज़ में आते हैं, उनका कल्टिवेशन किया जाए, उन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का कल्टिवेशन किया जाए विच आर यूज फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फिशरीज सेक्टर जो है, फिशरीज़ क्यों कैसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, उससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। तो फिशरीज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स अमंग द प्राइमरी प्रोड्यूसिंग सेक्टर। जो प्राइमरी प्रोड्यूसिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग जो हम देख रहे हैं वो फिशरीज सेक्टर की हो रही है। जो ग्रोथ हो रही है सबसे ज़्यादा किस में हो रही है, फिशरीज में हो रही है अमंग द प्राइमरी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स। Secondly, the sector plays a vital role in the economic and overall development of the country, also referred to as sunrise sector. It is poised to bring immense potential through equitable and inclusive growth. ये जो फिशरी सेक्टर है ये इंपॉर्टेंट है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने एक टर्म और देखी है, सनराइज सेक्टर है। ये सनराइज सेक्टर से क्या मतलब होता है, सनराइज सेक्टर वो सेक्टर जो अभी तो इन्फेंसी ग्रोथ में है, जिनका इन्फेंसी हुड चल रहा है, लेकिन हैव द पोटेंशियल है उनमें ऑफ द बूम, रैपिड ग्रोथ उनमें हो सकती है, वो होते हैं सनराइज सेक्टर। ये सनराइज सेक्टर, ये आपको पता होना चाहिए सनराइज सेक्टर क्या होते हैं। जो वो सेक्टर जो अभी तो इन्फेंसी हुड में है, अभी वो उनका जो ग्रोथ है इन्फेंसी हुड चल रहा है, लेकिन इनमें पोटेंशियल बहुत है, बहुत ग्रो कर जाएंगे आने वाले समय में। ये जो सनराइज सेक्टर है ये टर्म काफ़ी बार पूछी जा चुकी है स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है।
ये जो सेक्टर है ये इसकी जो क्षमता है एम्प्लॉयमेंट देने की वो कितनी है, 14.5 मिलियन पीपल को ये रोज़गार प्रदान कर सकता है एंड सस्टेनिंग अ लाइवलीहुड फॉर 28 मिलियन फिशरमैन कम्युनिटी ऑफ द कंट्री। नील क्रांति मिशन, जिसे ब्लू रिवोल्यूशन भी बोलते हैं, इसका विजन क्या रहा है? इसका विजन ये है कि एक तो प्रोस्पैरिटी दे सकें हम फिशर्स और फिश फार्मर्स को, prosperity fishers and fish farmers, and at the same time हम इंश्योर कर सके फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी through full potential utilization of water resource for fisheries development in sustainable manner, keeping in view biosecurity and environmental concerns. अब ऑब्जेक्टिव क्या है नील क्रांति मिशन या ब्लू रिवोल्यूशन के? तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हमें फ़िश प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है ओवरऑल फ़िश प्रोडक्शन को एंड सस्टेनेबली फॉर इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी, और प्रोडक्शन बढ़ाना है एट द सेम टाइम इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी जो है उसे इंश्योर करना है। दूसरी बात, मॉडर्नाइज करना है फिशरीज सेक्टर को विद स्पेशल फोकस ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल से, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को एम्प्लॉय करते हुए हमें इस सेक्टर को मॉडर्नाइज करना है। थर्ड ऑब्जेक्टिव ये है कि फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर करें। फोर्थ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और एक्सपोर्ट करें हम हमारी जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको। फिफ्थ, इंश्योर किया जा सके इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड एम्पावर फिशर्स एंड एक्वाकल्चर फार्मर को एम्पावर किया जाए। अब फिशरी सेक्टर से जुड़ी हुई हम स्कीम देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये जो स्कीम है इसका उद्देश्य क्या है? सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट फिशरी सेक्टर का इंडिया में किया जाए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसका उद्देश्य है कि सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट फिशरी सेक्टर का इंडिया में किया जाए। ये स्कीम टारगेट करती है फ़िश प्रोडक्शन, हमें इसमें जो रखा गया है, इसमें टारगेट जो रखा गया है वो कितना रखा गया है फ़िश प्रोडक्शन का? 220 लाख मेट्रिक टन्स बाय 2024 एंड 25 एट एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अबाउट 9%। तो यहाँ पे जो टारगेट रखा गया है वो 220 लाख मेट्रिक टन्स रखा गया है। कब तक अचीव करना है? 2024 से 25 तक इसे अचीव करना है। और एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो रखी गई है वो 9% रखी गई है। द एम्बिशियस स्कीम ऑल्सो एम टू डबल द एक्सपोर्ट टू ₹1,000 crore and generate about 55 lakh of direct indirect employment opportunities in the fisheries sector over the next 5 years। तो यहाँ पे हमें 55 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है फिशरी सेक्टर में आने वाले 5 सालों में। लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो ये चला रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, वो उसमें ये जो तिलापिया फ़िश है, तिलापिया फ़िश का प्रोडक्शन किया जा रहा है और इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है वो इजरायली टेक्नोलॉजी है। अब तिलापिया फ़िश के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि ये न्यूज़ में रिकरेंटली चल रहा है, तो हमें पता होना चाहिए तिलापिया के बारे में। तो तिलापिया हैज़ एमर्ज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड इंटरनेशनली ट्रेडेड फूड फिश इन द वर्ल्ड है ये। द कल्चर ऑफ तिलापिया हैज़ बिकम कमर्शियली पॉपुलर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। Fishery experts have dubbed the tilapia as aquatic chicken due to its quick growth and low maintenance cultivation। तो ये जो तिलापिया है काफ़ी कमर्शियली पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में एंड फिशरी एक्सपर्ट इसे बोलते हैं, तिलापिया को डब किया है उन्होंने एज एन एक्वेटिक चिकन। क्या नाम रखा है इसका? एक्वेटिक चिकन, ड्यू टू इट्स क्विक, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है काफ़ी क्विक है एंड जो इसकी मेंटेनेंस कल्टीवेशन जो इसकी कॉस्ट आती है वो कम आती है इसके कल्टीवेशन में। टुडे इफ एनी फिश कुड बी नेम्ड अ ग्लोबल फिश, नो बेटर नेम कैन बी थॉट ऑफ देन दैट दिस तिलापिया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो माल न्यूट्रिशन के ऊपर है। ये माल न्यूट्रिशन जो है हमारे जनरल स्टडीज़ का जो सेकंड पेपर होता है यूपीएससी में, सोशल जस्टिस, उसका पार्ट है, तो हम देख लेते हैं। तो माल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो WHO ने माल न्यूट्रिशन को कैसे डिफ़ाइन किया है? तो इसमें डेफिशिएंसीज, एक्सेस और इम्बैलेंस इन अ पर्सन इनटेक ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। तो WHO माल न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन है उसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? डेफिशिएंसी, एक्सेस, डेफिशिएंसी भी इंक्लूडेड है, एक्सेस भी इंक्लूडेड है, और इम्बैलेंस इन अ पर्सन इनटेक। एंड 3 चीज़ें हैं, डेफिशिएंसी, एक्सेस, इम्बैलेंस, पर्सन का जो एनर्जी इंटेक है या न्यूट्रिएंट्स का इंटेक है विथ रिस्पेक्ट टू दैट। एनर्जी इंटेक या न्यूट्रिएंट्स के इंटेक में एक्सेस होना, डेफिशिएंसी होना या इम्बैलेंस का होना, इस तरीके से WHO ने माल न्यूट्रिशन को डिफ़ाइन किया है। अगर हम बात करें तो WHO माल न्यूट्रिशन की अगर हम एक बार डेफिनेशन पढ़ें तो क्या है? इन ऑल इट्स फॉर्म इंक्लूड अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में क्या क्या आएगा? वेस्टिंग, स्टंटिंग, ओबेसिटी एंड रिजल्टिंग डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज।
अब यहाँ पे हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, कुछ डेटास यहाँ पे दे रखे हैं WHO की रिपोर्ट्स के अनुसार, वो हम अपने आंसर्स में कोट कर सकते होते हैं। हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो अकॉर्डिंग टू WHO 1.9 बिलियन एडल्ट्स आर ओवरवेट और ओबेस वाइल 462 मिलियन आर अंडरवेट। तो ऐसे 1.9 बिलियन एडल्ट्स हैं जो कि जिनका वेट जो है जिनका वेट ज़्यादा है, 1.9 बिलियन एडल्ट जिनका वेट ज़्यादा है, और 462 मिलियन ऐसे हैं जो अंडरवेट है, जिनका वज़न कम है। अगर हम बात करें 2020 में देखा गया कि 149 मिलियन चिल्ड्रन जो है, अगर हम बात करें जो चिल्ड्रन अंडर एज 5, जिनके अंडर एज 5 तक के जो चिल्ड्रन हैं उनकी बात करें तो 149 ऐसे थे जो कि स्टंटेड थे, 45 मिलियन वर एस्टिमेटेड टू बी वेस्टेड, 45 ऐसे थे टू बी वेस्टेड मीन्स जो बहुत ज़्यादा पतले थे, एंड 38.9 मिलियन वर ओवरवेट थे जिनका वज़न ज़्यादा था। According to WHO, around 45% of the death among children under 5 years of age are linked to undernutrition। अगर हम बात करें जो children under age 5 है, उनमें जो 45% डेथ्स का कारण है वो उनका अंडर न्यूट्रिशन है। These mostly occur in low and middle income countries। ये जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है ये ज़्यादा लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ की है। At the same time, in these same countries, rates of childhood overweight and obesity are rising। एक तरफ हम ये लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में देख रहे हैं कि जो डेथ्स हो रही हैं अंडर न्यूट्रिशन की वजह से वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी देखने का ट्रेंड अब मिल रहा है जहाँ पे जो बच्चे हैं वो ओवरवेट और ओबेसिटी जो है उनकी वो भी राइज हो रही है। अब यहाँ पे हम 3 तरह के माल न्यूट्रिशन जो है उनकी बात करेंगे। पहला है अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट रिलेटेड माल न्यूट्रिशन, और तीसरा है ओवरवेट, ओबेसिटी एंड डाइट रिलेटेड कम्युनिकेबल डिजीज़। ये 3 माल न्यूट्रिशन को जो है उसे क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरीज़ में। पहली है अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट रिलेटेड, तीसरा ओवरवेट, ओबेसिटी, डाइट रिलेटेड कम्युनिकेबल डिजीज़। तो अंडर न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो इसमें इंक्लूड होता है वेस्टिंग का मतलब होता है लो वेट फॉर हाइट। अगर हम हाइट और वेट का प्रोपोर्शन लें तो जो वेट है दैट इज़ लो वेट विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, दिस इज़ वेस्टिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है लो हाइट फॉर एज। स्टंटिंग इज शॉर्ट स्टेचर होना, छोटे हाइट होना विथ रिस्पेक्ट टू एज। एंड अंडर वेट की बात करें तो लो वेट फॉर एज, विथ रिस्पेक्ट टू एज जो है वो वेट जो है वो कम है। यहाँ पे हम बात करें वेस्टिंग और अंडर वेट में कंफ्यूज नहीं होना है। अंडर वेट में वेट कम है विथ रिस्पेक्ट टू एज, एंड वेस्टिंग जो है दैट इज़ लो वेट फॉर हाइट। सेकेंड जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट रिलेटेड माल न्यूट्रिशन है, इसमें इंक्लूड होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ का होना, मतलब जो इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स हैं उनकी कमी का होना, और उस वजह से जो है वो माल न्यूट्रिशन जो है वो हो रहा है, और या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक्सेस होना। सो इट विल कंप्राइज बोथ द टू। ओके, माइक्रो न्यूट्रिएंट रिलेटेड में ईदर इट कैन बी सिचुएशन जहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, यानी कि जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो कम है, उनका जो कंजप्शन है कम है डाइट में, या फिर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्सेस में है। लास्टली ओवरवेट की हमने बात की थी। माल न्यूट्रिशन का जो थर्ड कैटेगरी है वो ओवरवेट, ओबेसिटी, डाइट रिलेटेड कम्युनिकेबल डिजीज़। तो इस केस में जो खतरा बढ़ जाता है ओबेसिटी वाले में, जैसे कि हार्ट डिजीज़ का होना, स्ट्रोक्स की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, डायबिटीज़ और सम कैंसर हो सकते होते हैं। अब यहाँ पे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या, इनका काम क्या है? ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एनेबल करते हैं बॉडी को कि वो इनकी वजह से एंजाइम्स बना पाती है बॉडी, और हार्मोन्स बना पाती है जो कि असेंशियल है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो जैसे अगर हम बात करें इसमें विटामिन ए की बात करें, आयरन की बात करें, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। एंड पर्टिकुलरली अगर हम बात करें प्रेग्नेंट वुमेन्स या चिल्ड्रंस की, तो उनके लिए एसेंशियल होता है। तो अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को नहीं मिलेंगे तो फिर जो ग्रोथ है उस पर फ़र्क पड़ेगा। अब यहाँ पे हम जो है देखते हैं सिचुएशन कैसी है, कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटास हम यहाँ पे देखते हैं माल न्यूट्रिशन के रेस्पेक्ट में इंडिया का जो पोजीशन है वो क्या है। तो हम बात करें पहला जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्ट किया गया था, फर्स्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 92-93 में किया गया था। उसमें ये पाया गया था कि इंडिया जो है वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री है विथ रिस्पेक्ट टू द चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें। उसके बाद ये सर्वे में रिपोर्ट किया गया था कि मोर देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 4 वर अंडरवेट एंड स्टंटेड। ये जो सर्वे आया था 1992 से 93 में आया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसमें पाया गया था, इसमें रिपोर्ट थी कि मोर देन हाफ द चिल्ड्रन अंडर 4, मोर देन हाफ, आधे से भी ज़्यादा जो बच्चे थे उस वक्त, मोर देन हाफ द चिल्ड्रन अंडर 4 वर अंडरवेट या स्टंटेड है, और 1 in every 6 चिल्ड्रन वॉज एक्सेसिवली थिन, जिसे वेस्टेड हम कहेंगे।
तो हर 6 बच्चों में से एक बच्चा जो है, 1 ऑफ एवरी 6, ओके, 1 in every 6 चिल्ड्रन जो है वो स्टंटेड है, वो सॉरी दैट इज वेस्टेड है, मतलब एक्सेसिवली थिन है वो। एंड ऑल दीज कंडीशन कुड बी एट्रीब्यूटेड टू द प्रेवलेंस ऑफ क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन की जो समस्या भारत में रही है, तो उसे ये सारे जो है एट्रीब्यूट किया जा सकता है। यहाँ पे पाया गया था कि ये जो मालन्यूट्रिशन है ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है इंडियन रेस्पेक्ट में अगर देखें तो। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2020 में रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार, विच इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन टोटल मालन्यूट्रिशन ऑफ द पॉपुलेशन, चाइल्ड स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टालिटी, उसमें इंडिया को जो रैंक दिया गया था वो 107 कंट्रीज़ में से 94th पोजीशन इंडिया को दी गई थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2020 में रिलीज़ किया गया था उसमें। तो जो सिचुएशन है काफ़ी वैसी हॉरेबल पिक्चर जो है मिनास एक पेरिलियस सिचुएशन जो है वो प्रेजेंट करती है। द बेन ऑफ चाइल्ड एंड मैटरनल मालन्यूट्रिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 15% ऑफ इंडिया टोटल डिजीज़ बर्डन। अगर हम यहाँ देखें तो इंडिया का जो टोटल डिजीज़ बर्डन है उसमें 15% जो है वो चाइल्ड एंड मैटरनल मालन्यूट्रिशन जो है उसकी वजह से है। द 4th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कंडक्ट किया गया 2015 से 16 में, 4th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 से 16, उसमें पाया गया था जो प्रेवलेंस है अंडरवेट, स्टंटेड और वेस्टेड चिल्ड्रन की अंडर 5 वो है 35.7, दैट इज़ अंडरवेट जो है वो 35.7 है, देन स्टंटेड जो है वो 38.4% है, और जो वेस्टेड चिल्ड्रन है वो 21% है। However, according to the data from the 5th round of NFHS जो 2019 से 21 में रिलीज़ किया गया, फ्रॉम द 22 स्टेट का इसमें सर्वे किया गया था, और उसमें पाया गया कि सिर्फ 9 ने जो है वो डिक्लाइन शो किया है विथ रिस्पेक्ट टू द स्टंटेड चिल्ड्रन, 10 इन वेस्टेड चिल्ड्रन एंड 6 इन अंडरवेट चिल्ड्रन। तो जो डिक्लाइनिंग रेट है मालन्यूट्रिशन के रिस्पेक्ट में उसमें कोई बहुत जो है सुधार जो है देखने को नहीं मिला है इन द लेटेस्ट नेशनल हेल्थ सर्वे। अब यहाँ पे हम शॉर्टकमिंग और चैलेंजेस देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। मालन्यूट्रिशन के केस में क्या शॉर्टकमिंग्स या चैलेंजेस इंडिया को जो है वो विटनेस करने पड़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे बजटरी एलोकेशन को ही सिर्फ दोष नहीं दे सकते। अगर हम यहाँ पे जो CAG की रिपोर्ट आई थी 2020 में उसकी बात करें तो उसमें जो ऑडिट किया गया था उसमें देखा गया कि जो ICDS है उसमें दैट रिवील दैट आउट ऑफ 1042 करोड़ जो अलोकेट किए गए थे, 1042 उसमें अलोकेट किए गए थे ICDS के अंतर्गत, उसमें से 908 करोड़ जो है वही डिस्बर्स किए गए स्टेट गवर्नमेंट्स को, 908 उसमें से डिस्बर्स किए गए थे। एंड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4300 करोड़ जो रिलीज़ किए गए थे पोषण अभियान के अंदर फ्रॉम मार्च 2018 से लेकर दिसंबर 2019 तक, उसमें से ओनली 1570 करोड़ हैड बीन स्पेंड किए गए। Now, shortcomings in implementation have also been found in the case of common application software. तो अभी ऊपर जो हमने बात की, पहले बात की है वो तो बजटरी एलोकेशन जो है वो पूरा जितना दिया जाता है उसको पूरी तरह से खर्च नहीं किया जाता, वो पूरी तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच रहा है जितना अभी बजटरी एलोकेशन दिया जा रहा है। दूसरा जो प्रॉब्लम जो फॉल्ट पाया गया है वो पाया गया कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। अभी कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है इसको देख लेते हैं। ये जो कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसको कंसेप्चुलाइज किया गया था 2017 में, जिससे कि क्रिएट किया जा सके एक सिस्टम फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके न्यूट्रिशन ऑफ प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन्स की एंड चिल्ड्रंस की। इसमें क्या मॉनिटरिंग करनी थी प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस की एज एनविजन्ड इन द पोषण अभियान में, जैसा कि निर्धारित किया गया था। दिस कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये इसमें 3 ईयर बजट जो रखा गया था 9000 करोड़ था, जिसमें से हाफ जो था फंडेड किया जाना था गवर्नमेंट के द्वारा और बाकी आधा जो था वो मेट किया गया, लोन लिया गया था वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, तो कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो फंडिंग थी वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी थी और बाकी हाफ जो फंडिंग थी वो गवर्नमेंट की तरफ से थी। द इंटेंशन जो इसमें रहा, इसमें करना क्या था, इसमें डिजिटलाइज करना था रिकॉर्ड्स को, जो चाइल्ड हेल्थ की और न्यूट्रिशन के जो रिकॉर्ड्स हैं उनका डिजिटलाइजेशन करना था एंड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना था फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को। इसमें जो CAS था इसमें एक फिर हमारे पास जो रियल टाइम डेटा है वो सामने आता और किसके जो भी ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट या नेशनल लेवल मशीनरी जो काम कर रही हैं उनके पास एक रियल टाइम डेटा प्रेजेंट हो जाता फॉर डिज़ाइनिंग इम्प्लीमेंट, और उस हिसाब से फिर जो भी उनको चेंजेस करने हैं, जो भी इम्प्लीमेंट करना है, जहाँ पे भी रेक्टिफिकेशन नीडेड है वो उसे अकॉर्डिंग कर पाते हैं। यहाँ पे ट्रेन किया गया था आंगनबाड़ी वर्कर्स को CAS यूजेज पे, मैसिव कंट्री वाइड फेज वाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया था विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब यहाँ पे कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं जो प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन की उसको एड्रेस करने के लिए। तो सबसे पहले जो इसमें नाम आता है वो आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। दिस सर्व एज द मोस्ट क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट इन एड्रेसिंग इंडियाज चाइल्ड माल न्यूट्रिशन चैलेंज।
इट फैसिलिटेट अ सप्लीमेंट्री, इसके अंदर जो ICDS इसमें एक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें ग्रोथ एंड मॉनिटरिंग भी की जा रही है, प्रमोशन न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स एंड हेल्थ रेफरल एज वेल एज प्री स्कूल एजुकेशन। ये सारे इसके कॉम्पोनेंट्स हैं जो हमें याद रखने होंगे। ये फैसिलिटेट करा है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रमोशन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, immunization, health checkups and health referral as well as preschool education. द प्राइमरी बेनिफिशरीज जो यहाँ पे ICDS के अंदर है वो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स हैं, एज वेल एज इसके साथ साथ प्रेग्नेंट और लेक्टेटिंग वुमेन्स है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इसमें जो बेनिफिशरीज हैं वो चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स एज वेल एज प्रेग्नेंट एंड लेक्टेटिंग वुमेन्स है। इसके अलावा हमने पोषण अभियान जो था उसे लॉन्च किया था, भारत ने 2017 में लाए थे इस प्रोग्राम को। ये एक फ्लैगशिप नेशनल न्यूट्रिशन मिशन प्रोग्राम टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन अमंग द, इसका जो उद्देश्य है वही इम्प्रूव करना है। इसमें हमें जो न्यूट्रिशन लेवल है चिल्ड्रंस का, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स का, ये 2017 से स्टार्ट किया गया। एंड ये जो हमारे यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें भी एक गोल है, दैट इज़ एंडिंग हंगर, अचीविंग फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन। तो हम क्योंकि इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दैट, तो ये हमारा उद्देश्य है कि हम जो है हमारे जो माल न्यूट्रिशन की समस्या परसिस्टेंटली बनी हुई है उसको कैसे कर्ब कर सकते हैं, कैसे इराडिकेट कर सकते हैं। ICDS की हम बात करें तो ये सबसे सर्व एज अ मोस्ट क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट है इन एड्रेसिंग इंडिया चाइल्ड माल न्यूट्रिशन चैलेंज को दूर करने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, काफ़ी इसमें जो कंसेप्चुलाइज किया गया है, जो कंसेप्ट इसके थ्रू लाया गया था, वो अगर ग्राउंड लेवल पे हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करें तो वी कैन अचीव ग्रेट टारगेट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस। यहाँ पे फैसिलिटेट दिस ICDS में ये फैसिलिटेट अ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रमोशन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स एंड हेल्थ रेफरल एज वेल एज प्री स्कूल एजुकेशन। यहाँ जो प्राइमरी बेनिफिशरीज हैं इसमें वो 5 ईयर, दैट इज़ चिल्ड्रन बिलो द 5 ईयर्स एज वेल एज प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन्स। और इंडिया ने जो पोषण अभियान लॉन्च किया था, फ्लैगशिप नेशनल न्यूट्रिशन मिशन टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन, दैट इज़ ऑल्सो जो टारगेट ग्रुप है यहाँ पे भी चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स है। और ये जो पोषण ये जो इसमें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है उसको यूज़ किया जा रहा है। टॉप रेट्स और नेटवर्क ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड दिस मच 8.36 करोड़ बेनिफिशरीज जो है वो कनेक्ट किए जा रहे हैं। UN ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया 2016 में। वो रेजोल्यूशन क्या है? UN डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन। तो ये 2016 से 25 तक इन्होंने जो है से डिक्लेयर किया है डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन, ये UN ने जो है डिक्लेयर किया है। ओके, अब यहाँ पे केस स्टडी हम देख लेते हैं, दैट इज़ बरोच वे ऑफ डीलिंग विद द माल न्यूट्रिशन। तो गुजरात गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठाए थे, कैसे टारगेट करने की कोशिश की, कैसे इराडिकेट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे केस स्टडी है बरोच वे ऑफ डीलिंग विद द माल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट मशीनरी एक्टिवली रीचेज आउट टू द वुमेन एंड गर्ल्स तक पहुँचे एट मल्टीपल स्टेजेस में ऑफ देयर डेवलपमेंट, ताकि उनकी जो हेल्थ है उसे सेफ गार्ड किया जा सके। एंड द साइकिल स्टार्ट विद एडल्ट्स एंड गर्ल्स से शुरू किया, विथ होम आउटरीच इज कंडक्टेड एट आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड बाय द आशास। तो इन्होंने स्टार्ट किया था एडल्ट्स एंड गर्ल, और वहाँ पे आउटरीच जो किया जा रहा है दैट इज़ बाय दी आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड बाय दी आशास। स्मार्ट आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाए गए हैं जो कि स्ट्रेंथन किए जाए, जिससे कि स्ट्रेंथन किया जा सके न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो चलाए जा रहे हैं उनको ब्लॉक्स में। तो यहाँ पे स्मार्ट आंगनवाड़ी सेंटर्स में क्या किया जा रहा है, यहाँ पे जो सेफ़ और हाइजीनिक फूड स्टोरेज और कुकिंग इक्विपमेंट्स है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे वो जो है दैट इज़ द सेफ एंड हाइजीनिक फूड स्टोरेज एंड कुकिंग इक्विपमेंट्स होंगे, जो जिसमें प्रोवाइड की जा रही है डेली मील्स टू चिल्ड्रन बिटवीन द 6 months and 5 years। एंड these centers also cater to adults and girls and mothers by teaching them about nutrition, conducting routine checkups, distributing supplements and fortified food। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2009 इस पे है। यहाँ पे हम देखिए कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में ये जो टर्म है ये आ रही है। तो अभी जो वीडियो लैंड क्लाइंट है VLC जो है उसे बैन कर दिया गया इंडिया में, और एज़ पर दी VLC उनको बैन किया गया है February दिस ईयर। देख लेते हैं VLC क्या है, वीडियो लैंड क्या है। ये VLC जो है इसकी पॉपुलैरिटी इंडिया में बढ़ी थी इन द लेट 90s में, व्हेन एडवांसमेंट इन IT सेक्टर लीड टू द पेनिट्रेशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स इन द इंडियन होम। सो ये जो पॉपुलैरिटी इसने गेन की थी इंडिया में 90s में गेन की थी। एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ये है कि ये पॉपुलर मीडिया प्लेयर है। एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग फ्री एंड ओपन सोर्स, दिस वन जो VLC है दैट इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स। So VLC easily integrates with other platforms and streaming services and support all file formats without requiring any additional codecs। तो
तो इसे बैन करने के पीछे रीज़न क्या है वो देख लेते हैं। तो बात करें तो साइबर सिक्योरिटी फर्म के अकॉर्डिंग सिमेंटेक इसमें बता रहे हैं वो कि ये जो हैकर ग्रुप है एलिजिडली बैक्ड बाय चाइना has been one of the hacker group. There is one hacker group allegedly backed by China has been using this VLC media player का इस्तेमाल कर रहे थे to deploy malicious malware loader. इस वजह से इसे बैन किया गया है and this is the reason that while the VLC website has been banned कर दी गई, this app continue to be available for the download on the Google and App stores. जो गवर्नमेंट है उसको ये जो पावर मिली है ब्लॉक कर देते हैं जिस तरीके से, ये पावर उनके पास आती कहाँ से है? ये सेक्शन 69A ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 का जो है उसके थ्रू ये गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस तरह से कर्व कर सकते होते हैं। और इसमें जो प्रोसेस है, जो डिटेल प्रोसेस ऑफ ब्लॉकिंग द ऑनलाइन कंटेंट वो इस तरीके से है कि दैट ब्लॉकिंग कंटेंट इज प्रोवाइड बाय IT रूल 2009 विच हैव बीन फॉर्मुलेटेड अंडर सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट 2000। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इसे एक्सरसाइज कर सकती है इस पावर को ऑफ डायरेक्टिंग इंटरमीडिएटरीज को कह सकते हैं कि ब्लॉक कर दें एक्सेस टू ऑनलाइन कंटेंट डायरेक्टली एंड नॉट द स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है। द प्रोसीजर टिपिकली प्रोवाइड द सेंटर और द स्टेट एजेंसी विल अपॉइंट अ नोडल ऑफिसर who will forward the blocking order to be designated officer of the central government. Then designated officer as a part of committee examine the request of the nodal officers. The committee comprise, इसमें जो committee बैठती है उसमें कौन कौन representative है from the ministries of law and justice, information and broadcasting, home affairs and the CERT. The creator or the host of the content in question is given the notice to submit clarification and replies.